यस डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हाँ, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आज हम माल्थस का विकास सिद्धांत पार्ट 3 करने वाले हैं। माल्थुसियन थ्योरी पार्ट 3। इससे पहले हमने लास्ट दो लेक्चर्स में माल्थस की थ्योरी को दो पार्ट्स में पढ़ा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने माल्थस के विकास सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था और उसके पार्ट 2 में आर्थिक विकास को उन्नत करने के नीति संबंधी उपाय, इनके बारे में स्टडी किया था और स्थिर अवस्था क्या है उसको हमने डायग्रामेटिकली समझा था। अभी इस लेक्चर में हम माल्थस का विकास सिद्धांत, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले हैं। ओके, सो केन्स ने रॉबर्ट माल्थस को कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में वस्तुतः प्रथम अर्थशास्त्री के रूप में माना है। चूंकि वे केन्स के अग्रदूत हैं, उन्होंने क्लासिकी का पूर्वानुमान भी किया। यह माल्थस ही थे जिन्होंने से के बाजार नियम को अस्वीकार किया और प्रभावी मांग के महत्व पर बल दिया। जो से का बाजार नियम, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें अति उत्पादन नहीं होता है, उसको माल्थस ने पहली बार नकारा। तो इस प्रकार से ये जो केन्स हैं उसके अग्रदूत भी कहे जाते हैं, क्योंकि बाद में इस विचार को केन्स ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने ऐसे तत्वों का उल्लेख किया जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं और उसे उन्नत करते हैं। विशेषतया माल्थस ने प्रौद्योगिकी प्रगति, धन के समान वितरण, आंतरिक और विदेशी व्यापार, लोक निर्माण कार्यक्रम, सही प्रशासन, मेहनत तथा संतुलित विकास के महत्व पर बल दिया। इन उपायों को आधुनिक आर्थिक विकास की मुख्य घोषणाओं के रूप में मान्यता दी गई है। इन सब गुणों के बावजूद, जो ये माल्थस के सिद्धांत की अच्छाइयाँ हैं, क्रिटिकल अप्रेजल में हमने बताई, इनके बावजूद माल्थस के सिद्धांत में कुछ कमियां भी हैं। उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला है पूंजी संचयन में दीर्घकालीन गतिहीनता नहीं है। दैट इज सेक्युलर स्टैग्नेशन नॉट इनहेरेंट इन कैपिटल एक्यूमुलेशन। पूंजी संचयन में दीर्घकालीन गतिहीनता निहित नहीं होती है। माल्थस का तर्क है कि पूंजी संचयन की प्रक्रिया सहजता से दीर्घकालीन गतिहीनता प्रदान करती है, पर यह एक गलत धारणा है जो माल्थस के द्वारा से के बाजार नियम की विवेचना से उत्पन्न होती है। माल्थस के अनुसार सभी वस्तुओं के स्थायी अल्प उपभोग की संभावना होती है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह एक स्थायी न होकर अस्थायी प्रतिभास है। इसलिए पूंजी संचयन की प्रक्रिया में दीर्घकालीन गतिहीनता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जाते हैं, जो माल्थस का क्रिटिसिज्म किया जाता है या उसके सिद्धांत की कमियां बताया जाता है। पूंजी संचयन का नकारात्मक विचार, नेगेटिव व्यू ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन। माल्थस का यह विचार अन्य दृष्टि से भी ठीक नहीं है कि पूंजी संचयन सहजता से दीर्घकालीन गतिहीनता प्रदान करता है। वस्तुतः पूंजी संचयन से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी और लाभ में गिरावट नहीं आती है। पूंजी संचयन में वृद्धि होने पर कुल आय में मजदूरी और लाभ का भाग भी बढ़ता है। इस तरह उपभोक्ता की मांग में भी वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि लाभ बढ़ते हैं तो मजदूरी कम हो जाए, या आय बढ़ती है तो मजदूरी और लाभ दोनों कम हो जाए। नहीं, जब आय बढ़ती है तो मजदूरी और लाभ भी बढ़ते हैं और उपभोक्ता मांग में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार पूंजी संचयन की प्रक्रिया का माल्थस का विचार नकारात्मक था। तीसरा बिंदु, वस्तुओं से वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय नहीं होता। वास्तव में वस्तुओं का अब हम इसको ऊपर से चलें। इसके अलावा
माल्थस से के नियम को अस्वीकार करते हुए यह तर्क प्रस्तुत करता है कि वस्तुओं से वस्तुओं का विनिमय नहीं होता। वास्तव में श्रम वस्तुओं का सही मापक नहीं है। वास्तविक दुनिया में वस्तुओं का असली माप मूर्त वस्तुओं में ही किया जाता है, ना कि श्रम के द्वारा। और चौथा पॉइंट है, गैर उत्पादकीय उपभोक्ता प्रगति में पिछड़ापन उत्पन्न करते हैं। माल्थस के सिद्धांत की दूसरी गंभीर कमी है कि वह अल्प उपभोग को नियंत्रित करने और प्रभावी मांग बढ़ाने के लिए गैर उत्पादकीय उपभोक्ताओं द्वारा धन खर्च करने का सुझाव देता है। यह उपाय श्रमिकों को खैरात देने एवं निठल्ले लोगों को जानबूझकर मदद करने के बराबर है। ऐसा उपाय पूंजी संचयन की दर को कम और धीमा कर देता है। हम सोचते हैं कि गैर उत्पादकीय उपभोक्ता को अधिक आय दे करके हम आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करेंगे, क्योंकि वो उसकी उत्पादन की मांग को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार का जो विचार है वो अल्टीमेटली पूंजी संचयन को और भी कम कर देगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है, एक तरफा बचत आधार, वन साइडेड सेविंग बेस। माल्थस का विश्वास था कि केवल जमींदार लोग ही बचत करते हैं, परंतु यह त्रुटिपूर्ण विचार है, क्योंकि समाज में बचत का मुख्य स्रोत आय कमाने वाला वर्ग है, ना कि लाभ कमाने वाला वर्ग। तो ये माल्थस के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। इसी को हम आगे बढ़ाएं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि माल्थस, हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। माल्थस के सिद्धांत की अल्प विकसित देशों के लिए व्यवहारिकता, इट्स एप्लीकेबिलिटी टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यानी माल्थस का सिद्धांत अल्प विकसित देशों के लिए कितना व्यवहारिक है। माल्थस का आर्थिक विकास का सिद्धांत अन्य प्राचीन लेखकों के सिद्धांत की अपेक्षा अल्प विकसित देशों के लिए अधिक प्रासंगिक है। इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, उत्पादन के नियमों का लागू होना। माल्थस द्वारा एक अर्थव्यवस्था का कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में विभाजन विश्लेषण अल्प विकसित देशों के संदर्भ में अत्यंत यथार्थपूर्ण है। प्रौद्योगिकी प्रगति के बावजूद कृषि क्षेत्र में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत कार्य करता है। इसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति को पीछे कर देता है। तो ये उत्पादन के नियम जो हैं वो अल्प विकसित देशों में पूरी तरह से लागू होते हैं। दूसरा है, अल्प विकसित देशों के गरीबी के कारणों की यथार्थ व्याख्या। माल्थस किस प्रकार से व्याख्या करते हैं? माल्थस का गरीबी के कारणों का विश्लेषण मौजूदा अल्प विकसित देशों के संदर्भ में अत्यंत यथार्थपूर्ण है। उनके अनुसार कृषक वर्ग की गरीबी उर्वरक भूमि की कमी के कारण नहीं है। इसका कारण यह है कि भूमि को उन्नत करने के लिए किसानों के पास पूंजी नहीं है। दूसरी ओर बड़े भूस्वामी बाजार का आकार छोटा होने के कारण सघन खेती नहीं अपनाते। चूँकि अधिकांश जनसंख्या श्रम प्रधान खेती पर गुजारा करती है, इसलिए वह गरीब है। अतः औद्योगिक उत्पादन की मांग कम है। औद्योगिक क्षेत्र का आकार सीमित होता है, इसलिए यह पर्याप्त रोजगार प्रदान नहीं कर पाता। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र दूसरे के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप किसान, जमींदार, श्रमिक और उद्योगपतियों के प्रयास का आपूर्ति वक्र पीछे की ओर झुका हुआ होता है। तो इस प्रकार से मार्क्स अल्प विकसित देशों के गरीबी के कारणों की व्याख्या करते हैं। तीसरे बिंदु पर आते हैं अब हम, जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास की मान्यता। माल्थस द्वारा स्थापित जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास का संबंध अल्प विकसित देशों में पूरी तरह लागू होता है। उनके अनुसार केवल जनसंख्या वृद्धि वाले देशों में धन में वृद्धि अत्यंत धीमी होती है। एशियाई
और अफ्रीकी देशों में यह पूरी तरह से सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट, उसी प्रकार से 4th पॉइंट, विकास के तत्वों का लागू होना। विकास को उन्नत करने वाले तत्वों से संबंधित माल्थस के विचार अल्प विकसित देशों में पूर्णतया लागू होते हैं। ऐसे देशों में विकास को उन्नत करने में उत्पादन, इष्टतम वितरण, पूंजी संचयन, पूंजी का उपजाऊपन, प्रौद्योगिकी प्रगति और इसी प्रकार के गैर आर्थिक तत्व जैसे कि सही प्रशासन, सर्वोत्तम कानून, मेहनत, सच्चरित्र इत्यादि की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस प्रकार से माल्थस ने जो नीति संबंधी उपाय बताए हैं वो भी अल्प विकसित देशों के लिए बहुत ही व्यवहारिक हैं। माल्थस ने कृषि के तुलनात्मक महत्व को कम करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन के महत्व पर बल दिया, जैसा कि भूमि सुधार, कृषि और उद्योग का संतुलित विकास, बाजार को बढ़ाने के लिए आंतरिक और विदेशी व्यापार का विस्तार करना, धन और भूमि का समान वितरण तथा लोक निर्माण कार्यक्रम इत्यादि। ये उपाय सभी अल्प विकसित देशों की विकास योजनाओं में मिलते हैं। तो ये सब जो बिंदु हमने बताए ये माल्थस के सिद्धांत की अल्प विकसित देशों में व्यवहारिकता को बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो अल्प विकसित देशों के लिए अव्यवहार्य हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं कि माल्थस के सिद्धांत में कुछ ऐसा अंश है जो अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं होता। माल्थस का अल्प उपभोग सिद्धांत ऐसे देशों में प्रासंगिक नहीं है। माल्थस के विश्लेषण में अल्प उपभोग से अभिप्राय प्रभावी मांग की कमी के कारण न बिकने वाली वस्तुओं की अधिकता है। अल्प विकसित देशों के मामले में इसका तात्पर्य उत्पादन के कम स्तर के कारण उपभोग का कम स्तर होना है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में अल्प उपभोग नहीं होता है। दूसरा बिंदु आता है, ये अल्प उपभोग का जो सिद्धांत है यह व्यवहारिक नहीं है। दूसरा है अल्प विकसित देशों के लिए प्रभावी मांग की कमी पूंजीपति की मितव्ययता के कारण। माल्थस का मानना है कि प्रभावी मांग की कमी पूंजीपति के मितव्ययता के कारण थी, परंतु एक अल्प विकसित देश में आय का स्तर अत्यंत निम्न होता है तथा उपभोग की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है एवं बचतें नगण्य होती है। यहाँ समस्या बढ़े हुए उपभोग के जरिए प्रभावी मांग बढ़ाने की नहीं है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अल्प विकसित देशों की समस्या तो रोजगार, आय और विकास के लिए बचत बढ़ाने की है। तो ये माल्थस ने इन बिंदुओं के साथ नहीं डील कर पाए थे, इनका विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाए थे, रादर उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में उनका विश्लेषण था। तो इसलिए ये माल्थस के सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं जो अल्प विकसित देशों के साथ व्यवहार्य नहीं रखते हैं, व्यवहारिकता नहीं रखते हैं। इस तरह से हमने माल्थस का पार्ट 3 कंप्लीट किया और आई होप आपको माल्थस का ये आलोचनात्मक मूल्यांकन और माल्थस के सिद्धांत की अल्प विकसित देशों के लिए व्यवहारिकता आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। माल्थस के पार्ट 1, पार्ट 2 को भी आपने अब तक अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो आई थिंक माल्थस का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको रिवाइज कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच।